एक दफा का जिक्र है कि पुराने हिंदुस्तान के एक कस्बे असनगर में गर्मियों की दोपहर इतनी शदीद होती थी कि परिंदे भी घोंसलों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। इसी कस्बे के चौक में एक बहुत पुराना और घना बरगद का दरख्त था, जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। यह दरख्त इत्तेफाक से सेठ रविदास की दुकान के बिल्कुल सामने खड़ा था। सेठ रविदास उस कस्बे का सबसे अमीर लेकिन मक्खी चूस और चालाक व्यापारी था। उसकी कंजूसी के किस्से मशहूर थे कि अगर वह कभी गुड़ खा ले तो चींटियां उसके मुंह से मिठास चाटने की कोशिश करें तो वह चींटियों को भी निचोड़ ले। वह अपनी दुकान के थड़े पर बैठा हर वक्त वही खातों में उलझा रहता और आने जाने वालों को हकारत से देखता। एक रोज दोपहर के वक्त सूरज आग बरसा रहा था। गर्मी की शिद्दत से जमीन जैसे तप रही थी। इसी वक्त एक ज़ईफ किसान चाचा भारी गठरी उठाए चौक से गुजरा। चाचा सलीम एक निहायत सादा और गरीब इंसान था, जिसने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी थी। गर्मी और बोझ की वजह से उसका सांस फूल रहा था और टांगे कांप रही थीं। बरगद के दरख्त का घना साया देखकर चाचा रहीम के कदम रुक गए। उसने सोचा कि कुछ देर सुस्त लूं, फिर आगे का सफर करूंगा। उसने अपनी गठरी जमीन पर रखी और दरख्त के ठंडे साए में दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि सामने दुकान पर बैठे सेठ रविदास की नजर उस पर पड़ गई। सेठ की आंखों में एक मक्कार चमक आ गई। वह फौरन अपनी गद्दी से उठा और चिल्लाते हुए चाचा सलीम के पास पहुंचा। ओ बड़े मियां, यह क्या कर रहे हो? यहां किसकी इजाजत से बैठे हो? चाचा रहीम हड़बड़ाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी माफ करना, गर्मी बहुत थी, सोचा 2 घड़ी इस दरख्त के साए में सांस ले लूं, अभी चला जाऊंगा। सेठ ने तोंद पर हाथ फेरते हुए अकड़ कर कहा, सांस ले लूं? अरे यह दरख्त मेरी जमीन पर है तो इसका साया भी मेरा हुआ। तुमने मेरे साये का इस्तेमाल किया है, लाओ इसका किराया निकालो। चाचा सलीम हैरान रह गया। सेठ जी, साया तो अल्लाह की देन है, इसका कैसा किराया? मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। सेठ ने गुस्से से कहा, तो फिर यहां से दफा हो जाओ। मुफ्त में मेरे साये की ठंडक लूट रहे हो और ऊपर से बहस करते हो। अगर बैठना है तो पैसे लगेंगे, वरना पंचायत बुला लूंगा और तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। चाचा सलीम सहम गया। उसकी जेब में बेटी की शादी के लिए जमा किए गए कुछ रुपए पड़े थे, जो वह शहर से सौदा सुलफ लेने लाया था। सेठ की नजर चाचा की कमर से बंधी छोटी सी पोटली पर पड़ चुकी थी। सेठ ने पैतरा बदला और लहजा नरम करते हुए बोला, अरे बड़े मियां, तुम शरीफ आदमी लगते हो, रोज रोज का झगड़ा क्यों करते हो? तुम ऐसा करो कि मुझसे यह साया हमेशा के लिए खरीद लो, फिर जब चाहो जितना चाहो बैठो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। चाचा सलीम की सादा लोही देखिए कि वह सेठ की चाल में आ गया। उसने सोचा कि गर्मियों में आराम की जगह मिल जाएगी और कोई टोकेगा भी नहीं। उसने कांपते हाथों से अपनी पोटली निकाली और सेठ के हवाले कर दी। सेठ ने फौरन पैसे गिने। वह पूरे 500 रुपए थे। उस जमाने में यह बड़ी रकम थी। सेठ रविदास ने फौरन मुंशी को आवाज दी और एक स्टैंप पेपर मंगवाया। उस पर लिखा, मैं सेठ रविदास अपने होशो हवास में इस बरगद के दरख्त का साया सलीम बख्श के हाथ फरोख्त करता हूं। आज से दरख्त मेरा है, मगर इसका साया सलीम बख्श का है। नीचे दोनों ने अंगूठे लगा दिए। सेठ दिल ही दिल में हंस रहा था कि कैसा बेवकूफ बुढ़ा मिला है। मुफ्त की चीज के बदले जिंदगी भर की कमाई दे गया। चाचा सलीम कागज का टुकड़ा लेकर मुतमिन होकर घर चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसका जवान बेटा हकीम खेतों से वापस आया हुआ था। हकीम अपने बाप की तरह सादा नहीं था, बल्कि वह गांव का सबसे ज़हीन और हाजिर जवाब नौजवान था। जब चाचा सलीम ने उसे बताया कि उसने सेठ से साया खरीद लिया है और वह कागज दिखाया, तो हकीम ने अपना सर पीट लिया। अब्बा, यह आपने क्या किया? वह सेठ आपको लूट गया। साये का भी कोई सौदा होता है? चाचा सलीम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वह पंचायत की धमकी दे रहा था, मैं डर गया था। हकीम ने बाप के आंसू देखे तो उसका खून खौल उठा, लेकिन फिर उसने कागज को गौर से पढ़ा। अचानक उसके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई।
उसकी आंखों में वही चमक थी जो शिकारी की आंखों में शिकार को देखकर होती है। उसने कागज तय करके अपनी जेब में रखा और बोला, अब्बा, फिक्र ना करें, सेठ ने आपको साया बेचा है ना, अब यह साया ही इस सेठ की नाक में दम करेगा, आप बस देखते रहें। अगली सुबह हकीम सवेरे उठा और सीधा सेठ रविदास की दुकान के सामने पहुंच गया। सूरज निकल रहा था और दरख्त का लंबा साया सीधा सेठ की दुकान के थड़े और उसकी गद्दी तक जा रहा था। हकीम ने इत्मीनान से जूते उतारे और जाकर ऐन सेठ की गद्दी के पास जहां साया पड़ रहा था पालती मारकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सेठ रविदास दुकान पर आया। उसने देखा कि कल वाले बुढ़े का लड़का उसकी जगह पर बैठा है। सेठ गुस्से से चिल्लाया, अरे ओ छोकरे, यह क्या बदतमीजी है, मेरी दुकान के आगे डेरा जमाए बैठे हो, हटो यहां से। हकीम ने बड़े सुकून से सर उठाया और बोला, सेठ जी, जरा तमीज से, मैं आपकी दुकान पर नहीं बैठा, मैं अपने साए पर बैठा हूं। सेठ हक्का बक्का रह गया। क्या बकवास है, ये मेरी दुकान का थड़ा है। आदिल ने जेब से वो स्टैंप पेपर निकाला और लहराते हुए कहा, पढ़िए इसे, इसमें लिखा है कि दरख्त का साया मेरे अब्बा सलीम बख्श की मिल्कियत है और क्योंकि अब्बा ने यह साया मुझे तोहफे में दे दिया है, इसलिए अब यह मेरी जगह है। इस वक्त साया आपकी दुकान के थड़े पर है, लिहाजा कानूनी तौर पर यह जगह मेरी हुई। सेठ का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने जिंदगी में कई चालाकियां की थीं, लेकिन ऐसी मंतिक कभी नहीं सुनी थी। उसने झुंझुलाकर कहा, अरे बेवकूफ, मैंने साया बेचा था, दुकान नहीं, उठो यहां से वरना डंडे पड़ेंगे। हकीम मुस्कुराया और वहीं लेट गया। सेठ जी, सौदा तो सौदा होता है, आपने साया बेचा है, अब साया जहां जहां जाएगा मेरा हक वहां वहां जाएगा। अगर आपको तकलीफ है तो अपनी दुकान हटा लीजिए, मैं अपना साया नहीं हटाऊंगा। बाजार के कुछ लोग जमा हो गए। जब उन्होंने माजरा सुना तो सब सेठ की ही तहरीर पढ़कर मुस्कुराने लगे। सेठ बुरी तरह फंस चुका था। लोग कहने लगे, सेठ जी, बात तो लड़के की सच है, कागज पर आपका अंगूठा है। सेठ खून के घूंट पीकर रह गया। उसने सोचा कि सूरज ढलेगा तो साया खुद ही हट जाएगा, तब देखूंगा इसे। वह बड़बड़ाता हुआ दुकान के अंदर जाकर बैठ गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे सूरज मगरिब की तरफ सरकने लगा, दरख्त का साया भी घूमने लगा। दोपहर के वक्त साया दुकान के थड़े से हटकर सेठ के रखे हुए मसालों की बोरियों पर आ गया। हकीम फौरन उठा और जाकर हल्दी और मिर्चों की बोरियों के ऊपर चढ़कर बैठ गया। सेठ चीखा, अरे क्या कर रहे हो, मेरी बोरियां फट जाएंगी। हकीम ने मासूमियत से कहा, क्या करूं सेठ जी, मेरा साया अब इन बोरियों पर आ गया है, मुझे तो अपने साए में ही रहना है। आप अपनी बोरियां हटा लें वरना मैं तो यहीं बैठूंगा। सेठ ने दांत पीसते हुए अपने नौकरों से बोरियां हटवाईं। उसका सारा कारोबार दरमहम हो रहा था। ग्राहक तमाशा देख रहे थे और सेठ ग्राहकों को भुगता नहीं पा रहा था। लेकिन असल कयामत तो अभी आनी बाकी थी। शाम होने को थी और साया लंबा होता हुआ सेठ के घर के सहन की तरफ बढ़ रहा था, जो दुकान के बिल्कुल पीछे था। सेठ रविदास का घर उसकी इज्जत और पर्दा था, जहां किसी गैर मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। हकीम की नजरें साए के साथ साथ सेठ के घर के मरकजी दरवाजे की तरफ उठीं और उसने अपनी मूंछों को दाव दिया। सेठ ने हकीम की नजरों का पीछा किया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए सोचा, अगर यह साया मेरे घर के अंदर चला गया, दरख्त का साया जो पहले बाजार तक महदूद था, अजगर की तरह रेंगता हुआ सेठ रविदास की ऊंची हवेली के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुका था। सेठ रविदास ने जब देखा कि साया उसकी दहलीज पार कर रहा है तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। वह भागकर दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया और दोनों हाथ फैलाकर चीखा, रुक जाओ, खबरदार, जो तुमने मेरे घर के अंदर कदम रखा, यह मेरा घर है, कोई सराय नहीं। हकीम वहीं रुक गया, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान था। उसने अपनी जेब से वह स्टैंप पेपर निकाला और बड़ी संजीदगी से बोला, सेठ जी, मैं कब कह रहा हूं कि यह घर मेरा है, लेकिन जरा गौर से देखिए, मेरे अब्बा का खरीदा हुआ साया अब आपके आंगन में दाखिल हो चुका है। कागज में साफ लिखा है कि साये का मालिक सलीम बख्श और उसकी औलाद है।
और जहां साया होगा वहां उसका मालिक होगा। अगर आप मुझे रोकेंगे तो यह मुआयदे की खिलाफ वर्जी होगी और मैं सीधा कोतवाल के पास जाऊंगा। कोतवाल का नाम सुनकर सेठ का रंग पीला पड़ गया। वह जानता था कि कागजात पक्के हैं और कोतवाल पहले ही सेठ की कंजूसी से खर खाता है। मौका मिलते ही वह भारी जुर्माना ठोक देगा। सेठ ने बेबसी से दांत पीसे और एक तरफ हट गया। हकीम मुस्कुराता हुआ जूतों समेत सेठ के संगमरमर के सहन में दाखिल हो गया। सहन में सेठ की आरामदेह कुर्सी और एक छोटी मेज रखी थी, जिस पर शाम की चाय और गरम गरम पकौड़े रखे थे। इत्तेफाक से दरख्त की एक मोटी शाख का साया सीधा उस कुर्सी और मेज पर पड़ रहा था। हकीम ने आव देखा न ताव, सीधा जाकर सेठ की मखमली कुर्सी पर विराजमान हो गया। उसने मेज पर रखे पकोड़े की प्लेट अपनी तरफ खिसका ली और एक पकोड़ा मुंह में डालते हुए बोला, वाह सेठ जी, आपके घर के पकोड़े तो वाकई लाजवाब हैं। मैं तो थक गया था। शुक्र है मेरे साये ने मुझे आराम की जगह दे दी। सेठ रविदास का दिल चाहा कि अपना सर दीवार से टकरा ले। वह पकोड़े उसने अपने लिए बनवाए थे और अब यह देहाती लड़का उसके सामने बैठकर मजे ले रहा था। सेठ की बीवी, जो ऊपर की खिड़की से यह तमाशा देख रही थी, ने जोर से खिड़की बंद की और अंदर से सेठ को कोसने लगी कि किस मुसीबत को घर ले आए हो। सेठ ने मिनमिनाते हुए कहा, बेटा तुमने साया खरीदा था ना, अब साया यहां आ गया। तुम बैठ गए ठीक है, लेकिन यह पकौड़े और चाय तो साये का हिस्सा नहीं है। ये क्यों खा रहे हो? हकीम ने चाय की चुस्की ली और मासूमियत से बोला, सेठ जी आप भी कमाल करते हैं। अब जब मैं अपने साये की हिफाजत के लिए यहां बैठा हूं तो मेहमान नवाजी करना तो आपका फर्ज है, और वैसे भी ये पकौड़े मेरे साये के नीचे रखे थे तो एक तरह से ये मेरे साये की पनाह में आ गए थे। मैंने सोचा ठंडे ना हो जाए। सेठ खून के घूंट पीकर रह गया। वह सहन में इधर उधर टहलने लगा और बार बार आसमान की तरफ देखता कि कब सूरज घुरू हो और यह मनहूस साया खत्म हो ताकि इस लड़के से जान छूटे। आखिरकार सूरज डूब गया। मगरिब की सिमत सुर्खी माइल स्याही में बदल गई। दरख्त का साया जो सहन में फैला हुआ था आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। सेठ की जान में जान आई। उसने एक लंबा सांस लिया और अकड़कर हकीम के पास गया, जो अब भी कुर्सी पर जमा बैठा था। हाँ भाई नौजवान, सेठ ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, अब सूरज डूब गया है, साया खत्म हो गया। अब तुम्हारी मिल्कियत का नाम और निशान नहीं रहा। चलो शाबाश, अब निकलो मेरे घर से, वरना अब मैं धक्के देकर बाहर निकालूंगा। हकीम ने बड़े इत्मीनान से प्लेट में बचा हुआ आखिरी पकौड़ा खाया, उंगलियां चाटी और फिर आसमान की तरफ देखा। सेठ जी, आपने शायद गौर नहीं किया, मुआयदे में कहीं नहीं लिखा कि साया सिर्फ सूरज का होगा। सेठ चौंका, क्या मतलब? हकीम ने अपनी बगल में दबाई हुई एक पुरानी लालटेन निकाली, जेब से माचिस निकाली और इत्मीनान से लालटेन जला दी। फिर वह उठा और सहन में लगे नियम के दरख्त की उस शाख के साथ लालटेन लटका दी, जो सीधी सेठ के ख्वाबगाह बेडरूम की खिड़की के सामने थी। जैसे ही लालटेन जली, रोशनी के मुखालिफ सिमत में दरख्त का एक नया गहरा और लंबा साया पैदा हुआ, और सेठ की बदकिस्मती देखिए कि यह साया सीधा उसके बेडरूम के दरवाजे और अंदर बिछे बिस्तर पर जा पड़ा। हकीम ने हाथ झाड़े और मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए सेठ जी, साया फिर से नमूदार हो गया और अब यह साया सीधा आपके आराम करने के कमरे में है, क्योंकि मैं अपने साये से जुदा नहीं हो सकता। इसीलिए आज रात मैं आपके नर्म बिस्तर पर ही आराम करूंगा, ताकि मेरे साये को अकेले डर ना लगे। सेठ रविदास को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। नहीं, हरगिज नहीं, वह चीखा, तुम मेरे ख्वाबगाह में नहीं जा सकते, यह शराफत के खिलाफ है। तो फिर शराफत का तकाजा यह है कि मुआयदा पूरा कीजिए। हकीम ने सख्ती से कहा, या तो मेरा हक माने या फिर पंचायत बुलाए। पंचायत फैसला करेगी कि यह मसनूई कृत्रिम साया असली है या नहीं, और आप जानते हैं कि पंचायत के लोग आपसे कितना खुश हैं। सेठ फंस चुका था। अगर वह पंचायत बुलाता तो गांव वाले जो पहले ही उससे तंग थे, हकीम का ही साथ देते, और अगर वह हकीम को अंदर जाने देता
तो उसकी इज्जत खाट में मिल जाती। सेठ ने घबरा कर कहा, अच्छा अच्छा रुको, तुम अंदर मत जाओ, तुम यहीं सहन में सो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हकीम ने कंधे उचकाए, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन शर्त यह है कि रात का खाना भी यहीं आएगा और बिस्तर भी यहीं लगेगा, और हां, मच्छर बहुत हैं, पंखा चलने के लिए एक आदमी भी चाहिए। सेठ ने दिल पर पत्थर रखकर हामी भर ली। उस रात सेठ रविदास अपने ही घर में कैदियों की तरह जागता रहा, जबकि हकीम उसके सहन में मजे से खर्राटे ले रहा था। सेठ की बीवी ने अंदर से सेठ को खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारी कंजूसी ने आज हमें सड़क के फकीर के हाथों जलील करवा दिया। सारी रात सेठ करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाई जाए। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक और शैतानी तरकीब आई। उसने सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यह सारा फसाद इस बरगद के दरख्त का है। अगर मैं रातों रात इस दरख्त को ही कटवा दूं, तो जब दरख्त ही नहीं रहेगा तो साया कहां से आएगा। यह सोचकर सेठ के चेहरे पर एक मक्काराना मुस्कुराहट आ गई। उसने फैसला किया कि सुबह फजर होने से पहले ही वह लकड़हारों को बुलाकर दरख्त कटवा देगा। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि हकीम सो नहीं रहा था, बल्कि अपनी आधी खुली आंखों से सेठ के चेहरे के बदलते भाव देख रहा था और समझ रहा था कि सेठ जरूर कोई नई चाल चलने वाला है। अभी मुर्गा ने अजान भी नहीं दी थी कि सेठ रविदास के घर के बाहर कुल्हाड़ियों की जरबों, चोटों की आवाजें गूंजने लगीं। सेठ ने रातों रात लकड़हारों को बुलवा लिया था और उन्हें हुक्म दिया था कि सूरज निकलने से पहले इस मनहूस नियम के दरख्त को जड़ से काट दिया जाए। सेठ सोच रहा था कि जब दरख्त ही नहीं रहेगा तो ना साया होगा और ना यह लड़का हकीम मेरे घर पर कब्जा जमाएगा। लकड़हारों ने अभी दरख्त के तने पर दो चार कुल्हाड़ियां ही मारी थीं कि अचानक हकीम, जो सहन में चारपाई पर लेटा बजाहिर सो रहा था, छलांग लगाकर उठा और बाहर की तरफ भागा। उसने बुलंद आवाज में नारा लगाया, खबरदार रुक जाओ, यह तुम किसकी इजाजत से मेरी जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हो। सेठ रविदास भी वहीं खड़ा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कांटो, तुम अपना काम जारी रखो, यह दरख्त मेरा है, मैं जो चाहूं करूं। मैंने तुम्हें साया बेचा है, दरख्त नहीं। मैं अपना दरख्त काट रहा हूं, तुम्हारे साये को हाथ भी नहीं लगाया। हकीम ने कुल्हाड़ी वाले का हाथ पकड़ लिया और सेठ की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, आप फिर भूल रहे हैं, आपने मुझे साया बेचा है, यह दरख्त इस साये की मशीन है। अगर आप मशीन तोड़ देंगे तो मेरा माल साया कैसे तैयार होगा। यह तो खुल्लम खुल्ला मेरी इमलाक संपत्ति को तबाह करने की कोशिश है। शोर शराबा सुनकर आसपास के पड़ोसी, जो सेठ की रोज रोज की कंजूसी और लड़ाइयों से तंग थे, घरों से बाहर निकल आए। मस्जिद से नमाजी भी वापस आ रहे थे। सबने मजमा लगा लिया। हकीम ने मौका गनीमत जाना और ऊंची आवाज में लोगों को मुखातिब किया, ए गांव वालों, देखो इस जालिम को, इसने मेरे बूढ़े बाप से पैसे लेकर उसे साया बेचा। अब जब मैं अपना साया इस्तेमाल कर रहा हूं तो यह इस दरख्त को काट रहा है जिससे मेरा साया बनता है। यह तो ऐसे ही है जैसे कोई भैंस बेच दे और फिर उसका दूध निकालने के लिए भैंस ही जिबा कर दे। क्या यह इंसाफ है। गांव वाले, जो पहले ही सेठ से खार खाए बैठे थे, एक आवाज होकर बोले, नहीं, यह जुल्म है। अगर साये का सौदा हुआ है तो दरख्त तब तक नहीं कट सकता जब तक खरीदार इजाजत ना दे। सेठ रविदास ने देखा कि बांजी पलट गई है। उसने झुझुलाकर कहा, तो क्या मैं अपने ही सहन में कैदी बनकर रह जाऊं। यह लड़का कल से मेरे घर में दनदनाता फिर रहा है। हकीम ने इत्मीनान से चारपाई पर वापस बैठते हुए कहा, सेठ जी, गुस्सा थूक दें, मैं तो सिर्फ अपने हक की हिफाजत कर रहा हूं। अगर आप दरख्त काट देंगे तो मेरा 500 रुपए का साया बर्बाद हो जाएगा। या तो मुझे मेरा नुकसान भरे, या फिर मैं कोतवाल के पास जाकर इमलाक को नुकसान पहुंचाने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा और गवाह यह सारा गांव होगा। मुकदमा का लफ्ज सेठ के लिए मौत का पैगाम था। वह जानता था कि अगर मामला कचहरी गया तो ना सिर्फ दरख्त जाएगा, बल्कि भारी रिश्वत भी देनी पड़ेगी और बदनामी अलग होगी। सेठ की बीवी भी घर से बाहर निकल आई और उसने सेठ पर चीखना शुरू कर दिया, अरे तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। 500 रुपए की खातिर तुमने हमारी नाक कटवा दी। जान छुड़ाओ इस मुसीबत से, चाहे जो भी करना पड़े। सेठ रविदास अब पूरी तरह फंस चुका था।
उसकी अकड़ ढीली पड़ गई और चेहरा लटक गया। उसने हकीम के आगे हाथ जोड़ दिए। बेटा हकीम, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर तुम्हारे बाप के साथ ज्यादती की थी। बताओ तुम क्या चाहते हो? मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे? हकीम ने मूंछों को ताव दिया और संजीदगी से बोला, सेठ जी, बात अब 500 रुपए की नहीं रही। आपने मेरे वालिद की सादगी का मजाक उड़ाया, उन्हें परेशान किया और फिर मुझे भी सारी रात जागने पर मजबूर किया। इस साए की कीमत अब बढ़ गई है, सेठ ने रोते हुए कहा। बोलो कितने पैसे लोगे? हकीम ने उंगलियों पर हिसाब लगाया और बोला, 500 रुपए वो जो आपने मेरे अब्बा से लिए, 500 रुपए इस आय की देखभाल और चौकीदारी की फैस, और 200 रुपए इस तकलीफ के जो आपने हमें दी। कुल मिलाकर 1200 रुपए दें और अपना साया वापस रख लें। सेठ के दिल पर जैसे आरी चल गई। 500 के बदले 1200, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सूरज निकलने वाला था और अगर धूप निकल आती तो साया फिर से उसके घर के अंदर फैल जाता और हकीम फिर से अंदर घुस जाता। मरता क्या ना करता। सेठ अंदर गया और अपनी तिजोरी से कांपते हाथों से 1200 रुपए निकाल लाया। उसने पैसे हकीम के हाथ पर रखे और कहा, यह लो अपने पैसे। आज के बाद इस दरख्त के साये की तरफ देखना भी मत। मैंने अपना साया वापस खरीद लिया। हकीम ने नोट गिने, उन्हें अपनी जेब में रखा और सेठ के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया। सेठ जी, साया तो वैसे भी ढल जाता है, लेकिन इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। यह दरख्त अल्लाह की नेमत है, इसे काटने का गुनाह अपने सर मत लेना। साया सबका साझा होता है। यह कहकर हकीम ने अपनी चारपाई उठाई, गांव वालों को सलाम किया और शान से चलता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। गांव वाले सेठ रविदास को देखकर हंस रहे थे, जो खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहा था। सेठ ने उस दिन के बाद कानों को हाथ लगाया कि वह कभी किसी गरीब या सादा लोहे इंसान को धोखा नहीं देगा। वह समझ गया कि दुनिया में हर चीज बिकाऊ नहीं होती और कभी कभी अपनी ही चालाकी गले का फंदा बन जाती है। हकीम जब घर पहुंचा और बाप के हाथ में 1200 रुपए रखे तो चाचा सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से साये का सौदा गांव की तारीख का सबसे दिलचस्प वाकया बन गया और लोग सेठ रविदास को छेड़ने के लिए अक्सर पूछते, सेठ जी, आजकल साया किस भाव बिक रहा है?